90% लोग चीनी की बीमारी से ग्रसित हैं, जबकि ये बहुत रिमोट एरिया है, शहर से दूर है, बहुत प्राकृतिक है और पहाड़ों के बीच बसा हुआ है। और यहाँ के लोग अगर बीमार हैं मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है, बीमारी नहीं होनी चाहिए, कुछ कहीं गड़बड़ है जो समझना ज़रूरी है और उसे ठीक करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम अपने आप को जो मनुष्य कहते हैं, हम कुछ तत्वों के बने हैं। सभी कहते हैं कितने तत्व के बने हैं हम? आशा है कि जो बैठने वाले हैं वो खुद भी बैठ जाएंगे, जो गाइड करने वाले हैं वो गाइड कर देंगे। प्लीज़ आप लोग अगर ध्यान से सुनेंगे तो मुझे भी सुनाना बहुत अच्छा लगेगा, अदरवाइज़ नहीं तो फिर मुझे भी लगेगा सबका ध्यान बटा हुआ है तो थोड़ा कम ही सुनाएं। इसलिए फ़ायदा लेना है तो बहुत कंसंट्रेशन ज़रूरी है। तो हमने पूछा कि हम लोग कितने तत्वों के बने हैं। सभी कहते हैं ना कि मनुष्य कितने तत्वों से के बने हैं? 5 तत्व के बने हैं, 5 में मिल जाना है। सभी मानते हैं, हाँ या ना? अच्छा, आपको बीच बीच में बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप चुप हो जाएंगे तो मुझे लगेगा कि आप सुन तो रहे हैं या सो रहे हैं, पता नहीं चलेगा। क्योंकि हमारे बुझ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आँख खोल के भी सोते हैं, ऐसे आँख है और चले गए हैं, तो थोड़ा उसको चेंज करना है। तो 5 तत्वों के बने हैं, सभी मानते हैं। कौन कौन सा तत्व है वो बताइए? हिंदी समझ में आती है ना? आप इतना आगे बैठ कर हिंदी नहीं समझेंगे तो कैसे होगा? ठीक है, किस किस तत्व के बने हैं हम? अग्नि, आकाश, वायु, जल और पृथ्वी, यही 5 तत्व है ना। ये जो हमारा माइंड और ब्रेन है ये इसे छठा और 7वां तत्व है, जिसे हम मेटाफिजिकल कहते हैं। ये जो मिट्टी है, आग है, पानी है, वायु है, आकाश है, ये फिजिकल है। फिजिकल मतलब इस एनवायरनमेंट में वो मौजूद है। लेकिन ये जो मेरा मन है और मेरी बुद्धि है वो मेटाफिजिकल है, जो इस एनवायरनमेंट में मौजूद नहीं है। तो मुझे अपने 5 तत्वों को ठीक रखना है, जिससे कि 5 तत्व हमारे शरीर के ठीक हो जाएं। ठीक है। आज अगर किसी को डायबिटीज़ हो गया है, शुगर का प्रॉब्लम है, लीवर ख़राब हो गया है, पैनक्रियाज में प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन ख़राब हो गया है, आंतों में समस्या है, तो ये मेरा पेट, इसमें एक अग्नाशय, एक छोटा सा ऑर्गन है। अग्नाशय समझते हैं सभी? अग्नाशय यहाँ पे है। अग्नाशय को हिंदी में और क्या कहते हैं? अग्नि का घर। मतलब हम जो खाना खाते हैं वो अंदर जाकर क्या होता है, पेट में फिर भट्ठी चलती है और तब वो आग जला के उस खाना को डाइजेस्ट करता है, चूर्ण करता है, ब्लड बनता है और कचरा बनता है। तो अगर हमारा अग्नि तत्व खराब हो जाए तो पेट संबंधी शिकायत होगी, गैस बनेगा, एसिडिटी बनेगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, डायबिटीज़ बनेगा, फैटी लीवर हो जाएगा, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होगा, पेट में अल्सर बनेगा। ये सब प्रॉब्लम किससे होगा? अग्नि तत्व के खराब होने से। ठीक है। अब अग्नि तत्व खराब कैसे होगा? तो इस संसार में अग्नि का सोर्स कौन है? आग या अग्नि मुझे कहाँ से मिलती है? किचन वाले गैस से? किचन वाला गैस तो 20 साल पहले नहीं था। तो वो जो चूल्हा जलाते हैं कोयला, उससे भी नहीं मिलता है। हर घर में चूल्हा नहीं जलता है। अब जानवर कैसे चूल्हा के पास आएगा? आप पीछे इशारा कर रहे हैं दीवार से, तो बताना पड़ेगा कहाँ से मिलता है, अग्नि कहाँ से मिलता है। हाँ बोलिए, सही बोल रहे हैं, सूर्य से मिलता है। सन जो है, सूरज जो है, वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर धूप नहीं निकले 7 दिन तक तो लगातार हम बर्फ़ में चले जाएंगे और हमारा अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। मतलब हमारा अग्नि तत्व खराब क्यों हुआ? चूँकि हम सूर्य के कांटेक्ट में नहीं हैं। मैंने क्या कहा कि आप सभी गांव वाले हैं, आपके पास एनफ धूप आती है, धूप बहुत है, लेकिन ऐसा लगता है कि धूप में आप कम रहते हैं। मुझे नहीं पता है, लेकिन सबका डायबिटीज़ तो है, प्रॉब्लम है। तो अग्नि तत्व खराब हो गया है। अग्नि तत्व और कैसे खराब होगा? अब अगर अंदर के आग को, जो अंदर बाबा कहता है, परमात्मा कहता है कि आग है, इस आग को अगर मुंह से बाहर निकालेंगे, गुस्सा करेंगे, इरिटेट होंगे, दूसरों को बद्दुआ देंगे,
तो अग्नि तत्व खराब हो जाएगा। ये गारंटी ले लीजिए। आप चाहे बहू हैं, आप चाहे ससुर हैं, आप चाहे सास हैं, आप चाहे बेटा हैं, आपको लगता है कि मैं तो अब यंग हो गया, बेटा जवान है, माँ बाप तो बूढ़े हो गए, मैं चाहूँ कुछ बोल सकता हूँ, अग्नि तत्व खराब होगा, शुगर तो ज़रूर हो जाएगा, एकदम गारंटी ले लीजिए। एसिडिटी ज़रूर होगा, कॉन्स्टिपेशन ज़रूर होगा। यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं, घर में बहू आ गई, अब बहू के साथ संबंध कैसा है, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। इधर भी संकल्प चल रहा है, पता नहीं किस घर से आ गई, यहाँ तो सबको खराब कर देगी। जब भी ये संकल्प चलेगा, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन होगा, ये तत्व खराब हो जाएगा। और ये तत्व खराब होगा तो पेट संबंधी शिकायत होगी, गैस ज़रूर बनेगा, एसिडिटी ज़रूर बनेगा। बाकी डायबिटीज़ तो वरदान है, मिल जाएगा, फैटी लीवर भी वरदान है, मिल जाएगा। तो इसे मुझे चेंज करना है। पहला तरीका चेंज करने का क्या होगा, धूप में 1 घंटा दिन भर ज़रूर कभी कुछ करना है या रहना है। इतने दूर में धूप लगे ऐसा व्यवस्था करना है। कुछ लोग कहते हैं कि धूप में जाने से मेरा चेहरा गोरा हो जाता है। गोरा होता है? अच्छा, काला हो जाता है काला हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, काला क्यों हो जाता है? बाहर भी तो बहुत सारे जानवर हैं, किसी भी सफ़ेद गाय को वो 10 साल से बाहर धूप में है, काली नहीं हुई, हम 1 घंटा जाते हैं और कहते हैं इतना रैशेस हो गया, काला पड़ गया, चेहरा ख़राब हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्या आप भी मोटा कर लीजिए, इसमें क्या है, तो बहुत आसान काम है मोटा करना। ठीक है, उसका मुख्य कारण क्या है, हम जो साबुन लगाते हैं वो उसका मुख्य कारण है, जो क्रीम लगाते हैं वो उसका मुख्य कारण है। साबुन और क्रीम में कुछ ऐसे केमिकल हैं जो हमारे स्किन को डैमेज कर देता है, इसीलिए हमें कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। साबुन लगाने के बाद आप ध्यान दें, जो माँ या बहन बाल धोती है शैम्पू लगा के, साबुन लगा के स्नान करती है, आधा घंटा खूब नहाई, लेकिन जब आप नहा के निकलते हैं तो क्या फ्रेश लगते हैं या थक जाते हैं? कहते हैं ना, थोड़ा देर पंखा चला दो, पहले मुझे बैठने दो, मैं अभी नहा कर आई हूँ, ऐसा कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? नहाने के बाद तो फ्रेश होना चाहिए। कल हम लोग कहीं झील देखने गए थे, कितने बार उसमें हम गिर भी गए, पानी पूरा यहाँ तक गीला हो गया, 1.5 घंटा रहे, लेकिन बड़े ताज़ा थे, एकदम फ्रेश थे। साबुन लगाने के कारण स्किन के जो अंदर एनर्जी है वो साबुन उसको ले लेता है और हम एनर्जी लेस हो जाते हैं। तो क्या करना है, मुझे साबुन को कम यूज़ करना है। जिस साबुन में ज़्यादा झाग है वो ज़्यादा खतरनाक है। पहले लोग किससे नहाते थे? मुल्तानी मिट्टी, पता है सभी को? मिट्टी लगाते थे, नदी या तालाब पे जाते थे, वहीं से थोड़ा मिट्टी निकाले, लगाए, बाल भी धो लेते थे। अच्छा, आज से 40 साल पहले केवल 1-2 साबुन मिलता था, लक्स या हमाम, और कोई साबुन नहीं था। आज तो वैरायटी का साबुन है। ये ड्राई स्किन के लिए है, तो ये सॉफ्ट स्किन के लिए है, ये ऑयली स्किन के लिए है, तो क्या पता नहीं क्या क्या स्किन के लिए है। ये सारा बहुत बड़ा नाटक चल रहा है। ठीक है, चलिए इस पे और आगे बात करेंगे। दूसरा तत्व है हमारा वायु तत्व। वायु तत्व किसको रिप्रेजेंट करता है बॉडी में? हमारे हार्ट और लंग्स को। वायु तत्व बहुतों का खराब होता है। अंदर का वायु कैसे खराब होगा? जब हम वायु को बाहर खराब करेंगे। जो व्यक्ति सिगरेट पीते हैं, डॉक्टर भी कहता है ना, उसको लंग्स का कैंसर हो जाएगा। आखिर कुछ कारण तो होगा, लंग्स का ही क्यों होगा भाई, स्टमक में क्यों नहीं होगा? बिकॉज वायु तत्व को खराब कर रहा है। जो व्यक्ति ज़्यादा उल्टा बोलते हैं, हवा में कुछ बातों को छोड़ रहे हैं, उसका वायु तत्व खराब हो जाएगा। लंग्स और हार्ट में प्रॉब्लम होगी, सांस लेने में तकलीफ़ हो जाएगा। तो वायु तत्व बैलेंस कैसे होता है? प्रॉपर सांस लेने से। सांस सभी लेते हैं, हाँ या ना? नहीं समझ में आ रहा है क्या? आप बोलेंगे नहीं तो मुझे सब पता कैसे चलेगा कि आप सो रहे हैं कि जग रहे हैं? माता जी जग जाइए, जगे हुए हैं, नहीं सो रहे हैं, जग जाइए, कोई बात नहीं है। तो क्या कह रहे हैं?
गोटे घंटा खरार रहिले देह पाई नहीं, बैठ जाए, क्या होगा, बैठ के रहें घर में, ठीक है। तो वायु तत्व कहाँ से बैलेंस होगा? सांस लेने से। अब आज आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि पिछले 50 साल से, 20 साल से, 40 साल से सांस तो सभी ले रहे हैं, लेकिन आज लाइफ मेरा बहुत फास्ट हो गया है, इसीलिए सांस लेने में हम थोड़ा कंजूसी करते हैं। सांस यहाँ तक आना चाहिए, स्टमक तक, अदरवाइज लंग्स तक तो आना ही चाहिए, हम यहाँ तक ही लेते हैं। सांस लिया, छोड़ दिया, सांस लिया, छोड़ दिया, ठीक है। अब थोड़ा इसको देखते हैं। अपने अपने नाभि पे पेट के ऊपर हाथ रखें, कोई सा भी एक हाथ रखें और गहरी सांस लेकर देखें क्या होता है। गहरी सांस लेकर देखें क्या होता है। हाँ, कोई बताएंगे? लंबा सांस लेने के बाद क्या हुआ? पेट कितना अंदर गया? कौन बताएंगे? क्या? कहाँ तक दब रहा है पेट? हाँ, नहीं, गैस हवा जा रही है। नहीं, हाथ रखने से पेट कितना अंदर जा रहा है? कोई बताइए, कौन कह रहे बाहर आ? अच्छा, एक पीछे से कोई आवाज़ कर रही है, बाकी सबका अंदर जा रहा है, एक का बाहर आ रहा है। देखिए कैसा सीन है, मतलब विचित्र दुनिया हो गया है। लोग उल्टा बोलना पसंद करते हैं, लेकिन वो सही बोल रहे हैं। सांस लेने के बाद पेट बाहर आना चाहिए, ये सांस लेने का सही तरीका है। पेट अंदर जा रहा है मतलब गलत हो रहा है, पेट तक गैस नहीं जा रही, ऑक्सीजन नहीं जा रहा है। तो सांस लेने में हमें रोज़ केयर करना है। देखिए मैं दिखाता हूँ। सांस लिया, गुब्बारे की तरह पेट फूलेगा, लंग्स भी फैलेगा, लेकिन पेट तक सांस जरूर जाना चाहिए। और धीरे धीरे जब सांस छोड़ेंगे तो सांस पेट अंदर आना चाहिए, ठीक है। अब कैसे प्रैक्टिस करेंगे? तो जब कभी मुरली सुनने आते हैं 7 बजे के बदले 7:30 बजे आते हैं क्या? 7:30 बजे, 7 बजे से मुरली है क्या? आते हैं 7:30 तक क्या? तो आधा घंटा तो ऐसे मिस हो गया। तो जब 1 घंटा मुरली सुनते हैं तो उस समय थोड़ा सांस पे ध्यान दे दें, क्योंकि एक जगह तो कंसंट्रेशन बनेगा, मुरली आवाज़ आती रहेगी और ध्यान अपने ऊपर रहेगा, तो मुरली बहुत अच्छा लगेगा। बस सांस गहरी लेना है और धीरे धीरे सांस छोड़ना है, इससे हमारा वायु तत्व बैलेंस हो जाएगा। नॉर्मली जो माता और बहन है उनका वायु तत्व खराब नहीं होता है, लेकिन वो माता और बहन जो बहुत उल्टा बोलती हैं उन्हें भी वायु तत्व का प्रॉब्लम होता है, लंग्स में तकलीफ़ होती है, या सांस लेने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में सांस फूलता है, चढ़ता है। तो इसे मुझे चेंज करना है। तीसरा तत्व है हमारे पास जल तत्व। जल तत्व का रिप्रेजेंटेटिव कौन है बॉडी में? हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, प्रजनन तंत्र, जिसमें किडनी आता है, जिसमें बाकी सेक्स ऑर्गन्स आते हैं, स्किन आता है, चमड़ा और खून आता है, यह हमारा जल तत्व से चार्ज होता है। आज बहुत सारे लोगों को यहाँ भी प्रॉब्लम है। भाई पानी तो सभी पीते हैं, लेकिन जल तत्व तो खराब है। क्यों खराब है? बिकॉज़ पानी का बहुत मिसयूज़ करते हैं, पानी को बहुत गंदा करते हैं, तो जल तत्व तो खराब हो जाएगा। तो पानी को मुझे यूज़ करना है। अगर 4 मग पानी में स्नान हो जाए तो 4 मग में ही करना है। अगर 2 बाल्टी पानी ऐसे फेंक रहे हैं, आपको लग रहा है यहाँ तो बहुत पानी है, लेकिन वास्तविकता यह है कि पूरे वर्ल्ड में लगभग 12% 13% ही पानी अवेलेबल है, बाकी समुद्र का पानी है। और समुद्र के पानी को मीठा पानी बनाने में साइंस अगर 1 लीटर पानी को मीठा बना दे तो उसको लगभग 20 लाख रुपया खर्च होता है उस पर। लेकिन वही अगर सूरज उसको भाप बना के ऊपर कर दे और फिर बारिश हो जाए तो 1 पैसा भी नहीं लगता और सारा मीठा पानी हो जाता है। तो साइंस के बस में नहीं है समुद्र के पानी को मीठा बनाना। आपके भारत में चेन्नई एक शहर है, सभी को पता है मद्रास के बारे में, उसमें पानी नहीं है आज। रेल के कंटेनर से ट्रेन के द्वारा पानी भेजा जाता है, इसीलिए पानी को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो जल तत्व को बैलेंस कैसे करेंगे? जल तत्व को बैलेंस करेंगे पानी पीकर। और पानी कैसे पिएंगे? तो पानी को चार्ज करके, जितना हम पॉजिटिव एनर्जी से पानी चार्ज कर सकते हैं। अगला आता है हमारा आकाश तत्व।
अब आकाश तत्व शरीर में कहाँ पे है? ये हमारा आकाश तत्व है। मतलब इस घर के अंदर आकाश नहीं है, लेकिन जब घर के बाहर जाएंगे तो सर के ऊपर आकाश है। इसी तरह इस बॉडी के अंदर आकाश तत्व नहीं है, लेकिन हम कुछ बात करेंगे तो आकाश तत्व का यहाँ इंटरसेक्शन होगा। सांस लेंगे तो आकाश तत्व मेरा वाइब्रेट होगा। मतलब आकाश तत्व खराब कैसे होगा? जब हम अंदर बाहर एक समान नहीं रहेंगे। अंदर कुछ चल रहा है, बाहर कुछ दिखा रहे हैं, तो ये तत्व हमारा खराब हो जाएगा। और इस कारण सबसे पहला बीमारी थायराइड होगा। दूसरा बीमारी कान की समस्या, नाक की समस्या और गले की समस्या होगा। तीसरा बीमारी स्पॉन्डिलाइटिस होगा। चौथा बीमारी ऐसे करके कुछ कुछ और होगा। मुख्य कारण अंदर बाहर एक समान नहीं है। तो मुख्य कारण मुझे बहुत ईगो है, मैं तो बहुत पैसा वाला हूँ, मैं तो बहुत धनवान हूँ, मैं तो बहुत ताकतवर हूँ, या मेरे बिना इस सेंटर का कुछ हो ही नहीं सकता है। मैं हूँ तो सेंटर चलेगा, नहीं तो कौन चलाएगा। मैं हूँ तो मेरा परिवार चलेगा, नहीं तो कौन चलाएगा। अगर ये ईगो की भावना हो, अगर फ्यूचर का टेंशन है कि पता नहीं 10 साल के बाद बहू मुझे निकाल न दे, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर फ्यूचर का टेंशन है तो ये चक्र हमारा, ये थ्रोट हमारा डिस्टर्ब होगा और आकाश तत्व हमारा कमज़ोर हो जाएगा। सर्दी खांसी बच्चों को आज हमेशा रहता है। छोटे बच्चे को हमेशा सर्दी रहता है। क्यों? हम बच्चों को फ्री नहीं छोड़ते हैं। छोटी छोटी बात में मम्मी पापा खड़े हो जाते हैं। बच्चा कहीं से डांट सुन के आया, पापा लड़ने चले जाते हैं। स्कूल में टीचर ने डांटा, पापा पहुंच जाते हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को डांटने की। इसलिए बच्चों का इम्यून सिस्टम खराब होता जा रहा है। और पांचवा तत्व है हमारा पृथ्वी तत्व, जिसे हम मिट्टी भी कहते हैं। मैक्सिमम हम मिट्टी के बने हैं। हमारा बोन्स और मसल्स मिट्टी का बना है और मिट्टी में ही मिल जाना है। लेकिन आज हम सभी का मिट्टी वाला जो तत्व है ये खराब हो गया है। जॉइंट्स में पेन होना, कमर में दर्द रहना, छोटी छोटी बातों में थक जाना, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाना, ये मिट्टी के कमी के कारण है। आप पहले के टाइम को याद कीजिए, क्या कोई व्यक्ति 70 साल का भी कभी लाठी लेके चलता था क्या? आज से 50 साल पहले मैंने तो किसी को नहीं देखा, चूँकि मेरा भी 50+ एज है। उस समय कोई नहीं चलता था। शादियां आसपास के गांव में होती थी, लोग एक दूसरे के घर सामान ले जाते थे, कभी खुद ले जाते थे, कभी किसी के द्वारा भेज देते थे। 20 किलो सामान उठाया, लेके चले गए 10 किलोमीटर, कभी नहीं थकते थे। अभी 5 किलो केवल सब्जी उठा के लाना हो तो हम स्कूटर या कार खोजते हैं या साइकिल खोजते हैं। कैसे होगा? हमसे तो होगा नहीं। तो हमारा अर्थ तत्व कमज़ोर हो गया है। इसे कमज़ोर होने के बाद इसे मुझे ठीक करना है, तो मुझे मिट्टी में ज़रूर जाना है। जहाँ कहीं आपको लगता है, आज हम घर में भी सभी जगह प्लास्टर करवा दिए हैं या टाइल लगवा दिए हैं, मिट्टी कहीं नहीं है। और मिट्टी नहीं होने के कारण हम मिट्टी के टच में नहीं हैं। तो जब कभी आपको टाइम मिले, चप्पल को हटाकर नंगे पैर 1 घंटा कहीं मिट्टी में ज़रूर जाना है। मिट्टी में, घास पे नहीं, मिट्टी में जाना है। ठीक है? संभव है? हाँ या ना? संभव है ना? ज़रूर जाएं, आपको फ़ायदा होगा। और इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है। डॉक्टर जो कह रहा है कि ऑर्थराइटिस हो गया है, जिन किसी को यहाँ ऑर्थराइटिस है, हड्डियाँ टेढ़ी हो रही है, हाथ पैर सिकुड़ रहा है, बहुत जॉइंट्स में पेन हो रहा है, आपको पता है ऑर्थराइटिस के बाद डॉक्टर पहला सलाह देगा कि सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना, पैदल नहीं चलना। और यहाँ बैठ के मैं दूसरा सलाह दे रहा हूँ कि जब कभी आपको ऑर्थराइटिस हो जाए तो ज़रूर वॉकिंग करना। पैर में दर्द हो घुटने में तो किसी ऊंचे सीढ़ी पे, 4 सीढ़ी पे खड़े होकर पैर के तलवे में 5 किलो का ईंटा बांधना और पैर को ऊपर नीचे उठाना और मोड़ना, ऑर्थराइटिस ठीक हो जाएगा। उंगलियां टेढ़ी हो रही हों, इससे कुछ मजबूत चीज़ पकड़ के उठाना, पानी का बाल्टी, और रोज़ इसको प्रैक्टिस करना, उंगलियां ठीक हो जाएंगी। लेकिन डॉक्टर आपको सुविधा दे रहा है। सुविधा क्यों दे रहा है? अगर आप ये सब करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। आपको डॉक्टर पहले मना कर देगा तो आप नहीं करेंगे, फिर डॉक्टर के पास जाते रहेंगे, और डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपकी भलाई तो कभी नहीं होगी, लेकिन डॉक्टर की भलाई तो होती रहेगी, पैसा मिलता रहेगा, दवाइयाँ बिकती रहेगी। तो इससे मुझे बचना है। ठीक है?
ये 5 तत्व को बैलेंस करने का तरीका है। ये लैपटॉप मेरा पड़ा हुआ है, अगर ला देंगे कोई तो। लैपटॉप भाई साहब ले आइए अंदर से। हाँ ठीक है। तो ये हमारे 5 तत्व को बैलेंस करने का तरीका। अब हमारा पूरा एक ग्रुप है, पूरे भारत में हम इस तरह काम कर रहे हैं। आप यहाँ मैक्सिमम लोग जो बुज़ुर्ग बैठे हैं, जो 50 साल से ऊपर के हैं या 45 साल से ऊपर के हैं, अपने बचपन को याद करें। क्या उस समय समाज में आपने डायबिटीज़ नाम का शब्द सुना था क्या? नहीं सुना था ना। अगर आप इंग्लिश से हिंदी वाला डिक्शनरी उस समय का देखेंगे जो आज से 40 साल पहले प्रिंट हुआ था, उस डिक्शनरी में भी डायबिटीज़ शब्द नहीं है। मतलब उस समय किसी को नहीं होता था, हार्ट अटैक किसी को नहीं होता था, किसी को किडनी की प्रॉब्लम नहीं थी। अगर किसी को बाय चांस शहर में पता भी चला कि उसे चीनी हो गया, शुगर हो गया, तो हम लोग देखने जाते थे, देखने में कैसा है, उसके छूने से चीनी तो नहीं निकल रहा है। लेकिन आज क्या हो गया, इसका चार्जर भी दे दीजिएगा भाई साहब, उस वहीं पे एक थैला रखा हुआ, थैला येलो कलर का ले आइएगा। तो आज क्या हो रहा है कि हम सभी डायबिटिक बनते जा रहे हैं। 40 साल में ऐसा क्या हो गया? तो हमारा अपना एक ग्रुप है कि अगर 40 साल में इस समाज में इतना परिवर्तन हो सकता है कि तरह तरह की बीमारियां आ गई जो हमने सुना नहीं था। अच्छा, अभी कोरोना गया, एक नया वर्ड आ गया कोरोना, और एक वर्ड आ गया क्वारंटाइन। पता नहीं, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैंने नहीं सुना था, लेकिन बहुत सारा नया नया वर्ड बनता जा रहा है। तो अगर 40 साल में इतनी बीमारियां आ गई, तो क्या हम कुछ ऐसा ऑप्ट करें कि अगले 40 साल में सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएं? क्या संभव है? संभव है, वो हम तरीका बताएंगे। क्योंकि इस 40 साल में हमने प्रकृति को इतना एक्सप्लॉइट किया है, नेचर में इतना खाद डाला है, इतना पेस्टिसाइड डाला है, इतने केमिकल्स डाले हैं कि धरती धीरे धीरे बंजर हो रही है। WHO जो पूरे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, उसका कहना है कि अगले 23 साल में, अभी 2023 है, 2046 तक पूरे वर्ल्ड में अनाज पैदा होना बंद हो जाएगा। धरती बंजर पैदा करने के लायक नहीं रहेगी, क्योंकि हमने ज़मीन को इतना एक्सप्लॉइट कर लिया है। ये साइंस कह रही है। वैसे तो हम सभी बाबा के बच्चे हैं, बाबा कहते हैं कोई और दुनिया आने वाली है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी साइंस को भी मुझे सुनना है। और साइंस कहती है कि ज़मीन से अनाज पैदा होना बंद हो जाएगा। फिर क्या होगा? हम भूखे मरेंगे? अनाज नहीं मिलेगा तो भूखे मरेंगे? हाँ या ना? हाँ, नहीं मरेंगे भूखे। हमारा बॉडी इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना कि केवल पानी पी के भी ज़िंदा रह जाएंगे। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो लगभग 27 दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं पानी पी के। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो 7 दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं। लेकिन अगर आप सांस नहीं लेंगे तो उसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है। तो आने वाले टाइम में अब WHO एक और गारंटी दे रहा है। आज हम सभी दवाई के भरोसे ज़िंदा हैं। अब WHO कह रहा है कि अगले 6 से 7 वर्ष में एंटीबायोटिक हमारे बॉडी पे काम करना बंद कर देगा। कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। मतलब अगर कुछ बीमारी हो गई तो अपने से ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं तो वो ठीक नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा। हमारा कहे ना, शरीर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हम लोग बहुत पावरफुल हैं, बॉडी हमारा ठीक हो जाएगा। तो आने वाले क्या 40 साल में ऐसा कुछ कर सकते हैं कि मेरे बच्चे के जो बच्चे आएँ वो आपस में बात करें, ओए तुझे पता है मेरे दादाजी को ना कैंसर था। तो दूसरा पूछेगा, अबे ये क्या होता है कैंसर? मैंने तो सुना नहीं। आज से 40 साल पहले आपने सुना था डायबिटीज़ था, ब्लड प्रेशर था? कोई नहीं सुना था। किडनी खराब किसी ने नहीं सुना। इस 40 साल में हमने ऐसा क्या कर लिया कि सभी बीमार हैं? उसे समझना ज़रूरी है। उसे समझने के लिए मुझे अपने पुराने समय को देखना ज़रूरी है। अच्छा, हम किस वंश के हैं? चंद्रवंशी कोई नहीं है। तो सूर्यवंशी में तो बहुत कम लोग आएंगे। सूर्यवंशी का कितना पॉपुलेशन है टोटल? कितना है? कितना बोल रहे हैं भाई साहब? लक्ष्य 16,108।
नहीं, सूर्यवंशी का टोटल पॉपुलेशन कितना? ये तो आपका ज्ञान का टेस्ट हो गया, पेपर चला ज्ञान का, अब तो क्या करेंगे? 2 करोड़, ठीक है। और चंद्रवंशी का टोटल पॉपुलेशन लगभग 33 करोड़ है, ठीक है। तो 2 करोड़ में आएंगे कि नहीं आएंगे कैसे पता चलेगा? ये मुझे खुद समझना है कि हम आएंगे या नहीं। क्या मेरा पुरुषार्थ इतना अच्छा है? क्या मेरे संकल्प इतने पावरफुल हैं? बाबा 8 घंटा योग के लिए कहता है, क्या हम करते हैं? क्या हम मुरली मिस नहीं करते हैं? अभी तो मैं भी सूर्यवंशी नहीं हूँ, चूँकि हमारे पुरुषार्थ में कमी है। तो मुझे समझना है, लक्ष्य तो ज़रूर ऊपर रखना है, लेकिन उस पर वर्क भी करना है। तो हमारे जो पूर्वज थे, जिसे हम देवी देवता कहते हैं, वो कभी बीमार नहीं होते थे। किसी ने देखा कभी कृष्ण को आज बांसुरी नहीं बजाएंगे क्यों? मुंह में या सर में दर्द हो रहा है। या आज सीता मैया जाएगी नहीं जंगल में क्यों? तो पैर में कांटा चुभ गया। अच्छा, पूरा जंगल वो नंगे पैर गए थे। आपने पिक्चर में कहीं देखा खड़ाम पहन के या चप्पल पहन के सीता मैया को जाते हुए? जो कोई भी रामायण या महाभारत आपने देखा, कभी देखा युद्ध के मैदान में जूता पहन के घूम रहे हैं? बहुत अच्छा पुष्पक विमान था, लेकिन पैर में चप्पल नहीं थे, बहुत गरीब थे सारे, ठीक है। तो उस समय लोग चप्पल नहीं पहनते थे। तो किसी भी देवी देवता को हमने कभी बीमार नहीं देखा। तो हमें समझना पड़ेगा कि वो क्या खाते थे। अच्छा, हम सुनते हैं कि सतयुग में 56 तरह के भोग लगेंगे, सभी सुनते हैं? हाँ या ना? सभी सुनते हैं। उस 56 भोग में क्या होगा? चावल कितने वैरायटी का होगा, दाल कितने वैरायटी का, मिठाई कितने वैरायटी का, सब्जी कितने तरह का, सलाद कितने तरह का, क्या होगा? नहीं पता है। मुरली चली है 1980 में, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 56 भोग में किचन का खाना नहीं होगा। आपने किसी मुरली में सुना कि किचन में वहाँ सोलर पे गैस चढ़ा हुआ है, बड़ा हंडा है, चूँकि पूरे राजमहल का खाना बन रहा है? कोई नहीं बनेगा। वहाँ इतने अच्छे फल होंगे कि उस फल को ऐसे केवल टुक करेंगे और उससे जूस निकलेगा, और केवल हम फल खाएंगे। फल खा के बॉडी का एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाता है। तो सतयुग का जो सीन है, जो सतयुग में करना है, वो मुझे अभी से स्टार्ट करना है। बहुत तो थोड़ा मोड़ा कुछ सलाद खाएंगे, सब्जी जैसा कुछ ऐसा, गाजर का भी हो सकता है खाएंगे, टमाटर खाएंगे, लेकिन बाकी किचन का बना हुआ मैंने किसी मुरली में नहीं पढ़ा, न कभी किसी दीदी ने, दादी ने, किसी ने नहीं बताया कि किचन में भी 56 तरह का भोग बनेगा। कहते हैं 56 तरह के भोग हैं, लेकिन बनेगा नहीं, केवल फ्रूट्स होंगे। तो उन सभी को देखा हमने, कभी वो बीमार नहीं हुए। तो जब से द्वापर युग आया, तब से जो ऋषि महर्षि थे, महर्षि सुश्रुत, महर्षि चरक, इन्होंने अपने पास्ट पे रिसर्च किया। जैसे अभी हम कह रहे हैं कि 40 साल पहले कोई बीमारी नहीं थी, तो उस पर रिसर्च किया। तो उस समय जो महर्षि थे, उन्होंने उस पर रिसर्च किया, तो उन्होंने देखा कि कृष्ण रास करते थे। रास करने के कारण बॉडी के अंदर एनर्जी का फ्लो होता था। उस समय बहुत सारे जेम्स और डायमंड्स थे। भारत को आज भी कहते हैं सोने की चिड़िया थी। तो जेम्स और डायमंड्स के कारण उसकी एनर्जी हमारे ऊपर आती थी, रेज आती थी। उस समय ऐसा लाइट नहीं होगा, वो जो डायमंड होंगे ना, इतना चमकेगा, सूर्य की रोशनी से दिन भर चार्ज होगा और रात में वही हमें लाइट देता रहेगा। और उस समय लोग म्यूज़िक बजाते थे, बहुत धीमी स्लो म्यूज़िक चलता था। आज भी आप जिस एरिया में हैं, यहाँ खप्पड़ का खपड़ैल मकान बहुत है। तो इस एरिया में जो आदिवासी ढोलक बजाते हैं, उनका ताल इतना अच्छा है कि उस ताल पे छप्पड़ का पूरा जो टाइल्स है वो नीचे आ जाता है, इतना सुर में बजाते हैं। तो उस समय का म्यूज़िक बहुत सुरीला था, बहुत मिठास था। आज किसी शादी में चले जाएं, कैसा म्यूज़िक बजता है, या किसी उसमें जागरण में चले जाएं, इधर एकदम कांपने लगता है हार्ट, लगता है हार्ट बीट बढ़ गया है, कान खराब हो जाएगा। कहते हैं जागरण हो रहा है, तो जागरण हो रहा है मतलब सब कुछ डैमेज हो रहा है। तो उस समय लेकिन ऐसा नहीं था। तो उन्होंने उस पर रिसर्च किया, कहा कि रास, रंग और नाद था। उसके बाद श्री राम का युग आया। श्री राम के युग में रास खत्म हो गया। श्री राम को कभी डांस करते देखा क्या? क्या करते थे? तीर धनुष लेके घूम रहे हैं, खोज रहे हैं किसको मारना है। मतलब हम आज भी अपने अंदर के शत्रु को खोज रहे हैं कि कहाँ कमी है, 5 विकार मुझे कहाँ धोखा दे रहे हैं। तो उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च किया। तो उस समय रास खत्म हो गया
और दरबार में दरबारी बैठने लगे और राजा को खुश करने के लिए वो गीत या गाना सुनाते थे, दरबार लगाते थे। लेकिन उस समय भी जेम्स और डायमंड्स बहुत था, उस समय भी रंग बहुत सुंदर सुंदर थे। हर देवी देवता अलग अलग रंगों में पूजनीय हैं। हनुमान जी को कौन से रंग में पूजते हैं? हनुमान जी की पूजा होती इधर किस रंग में पूजते हैं हनुमान जी को? लाल रंग में। और विष्णु जी को पीले रंग में। बालाजी विष्णु या विष्णु को पीले रंग में पूजते हैं। बहुत सारे केला को पूजते हैं, कहते हैं आज मेरा व्रत है थर्सडे का, तो उसमें पीला रंग को देखते हैं। इसी तरह शिव को, जो शंकर या शिव कहते हैं भक्ति में, नीले रंग में। तो अलग अलग देवी देवताओं को हमने अलग अलग रंगों में पूजा। तो उन्होंने रिसर्च करके बताया कि हमारे जीवन में रास मतलब डांस, रंग और ध्वनि का इफ़ेक्ट है। रास के कारण हमारा नर्वस सिस्टम चार्ज होता है। रंग के कारण हमारे बॉडी के जो एंडोक्राइनल ग्लैंड्स हैं, जो हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं, वो बैलेंस होता है। और ध्वनि के कारण हमारे शरीर के जो 5 तत्व हैं वो वाइब्रेट होता है। ठीक है, उस समय लोग इसको यूज़ किए द्वापर में, लेकिन धीरे धीरे बॉडी कॉन्शसनेस में आने के कारण, देह अभिमान में आने के कारण लोग बीमार होने लगे। फिर धीरे धीरे समय बदला, आयुर्वेद आया। आयुर्वेद से बहुत समय तक समाज ठीक चलता रहा। समय और बदला, होम्योपैथिक आया आज से 1400 साल पहले। समय और बदला, आज से 300 साल पहले एलोपैथिक आया। और आज पूरा दुनिया, पूरी समाज एलोपैथिक पे डिपेंड हो गया है। कहते हैं कि 1 मिनट में सर दर्द ठीक होना चाहिए। अगेन अपने बचपन को याद करें, किसी को बुखार हो जाता था तो वैद्य के पास जाते थे, और वैद्य क्या कहता था? इसको 3 दिन भूखा रख दो, इसको खाना नहीं देना, केवल पानी देना, ठीक हो जाएगा। और लोग ठीक हो जाते थे। याद है किसी को? किसी ने फास्टिंग किया है क्या? किया है तो उस समय लोग ठीक हो जाते थे। धीरे धीरे समय बदला, हम एलोपैथिक पे डिपेंड हो गए, और एलोपैथिक पे डिपेंड होने के कारण बहुत सारी समस्याएं बढ़ती चली गई। क्योंकि एलोपैथिक क्या करता है? हमें ट्रीट करता है। आप किसी इंजीनियर के बारे में सुनेंगे तो वो कहेगा कि वो इंजीनियर है, वो इंजीनियरिंग का जॉब कर रहा है। लेकिन डॉक्टर के बारे में क्या सुनेंगे? कहेंगे वो डॉक्टरेट का प्रैक्टिस कर रहा है। मतलब डॉक्टर क्या करता है? प्रैक्टिस करता है। और प्रैक्टिस करना मतलब आप कार चलाना सीख रहे हैं तो कहेंगे कार का प्रैक्टिस कर रहा है, कभी मारेगा भी कभी छोड़ेगा भी। तो डॉक्टर यही काम करता है, वो मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहा है। प्रैक्टिस, डॉक्टर प्रैक्टिस में है, लेकिन बाकी सारा पोस्ट प्रैक्टिस का नहीं है। कोई सीए का नहीं सुनेंगे सीए का प्रैक्टिस कर रहा है, कहेगा सीए का जॉब कर रहा है, कोर्स किया है। इंजीनियर का जॉब कर रहा है, लेकिन डॉक्टर का लोग प्रैक्टिस करता है। मतलब पेशा ही उसका यही है कि वो आपके ऊपर प्रैक्टिकल करेगा, आपके ऊपर देखेगा क्या दिक्कत आ रही है, कौन सा दवा देने से ठीक होगा। ये नहीं दूसरा दो, दूसरा नहीं तीसरा दो, तीसरा नहीं चौथा दो। और धीरे धीरे आप सोचेंगे डॉक्टर तो बहुत अच्छा है, सही ही कर रहा है। और हम सभी डॉक्टर को परमात्मा के बाद उसी को मानते हैं कि डॉक्टर नेक्स्ट टू गॉड है। लेकिन आज हमारे डॉक्टर नेक्स्ट टू गॉड नहीं रहे, वो बहुत ख़राब स्थिति में आ गए हैं। चूँकि फार्मास्यूटिकल कंपनी ने उसे ख़रीद लिया है, और ख़रीदने के बाद वो हमारे लिए गलत ट्रीट कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो हमें समझना है कि हम बीमार क्यों होते हैं। सबसे मुख्य कारण हमारा अपना विचार है, हमारे अपने थॉट्स ऐसे चलते हैं, इसलिए हम बीमार हैं। मैंने थॉट का बता दिया ना कि गुस्सा आएगा तो पेट डिस्टर्ब होगा, बहुत अहंकार है तो थ्रोट चक्र डिस्टर्ब होगा, बहुत आपको दूसरों से जलन है, ईर्ष्या है, घृणा है, हार्ट में प्रॉब्लम आएगी, बहुत आपको मोह है तो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्किन और ब्लड खराब होगा। 5 विकार जो हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमारे 5 तत्वों को डिस्टर्ब करते हैं। काम के कारण जो सबसे बड़ा शत्रु है हमारा फिजिकल बॉडी, बोन्स और मसल्स, मांसपेशियां और हड्डियां खराब होती हैं काम विकार के कारण। क्रोध के कारण पेट संबंधी शिकायत होता है, डाइजेशन खराब होता है। लोभ के कारण हार्ट और लंग्स में प्रॉब्लम आती है। मोह के कारण किडनी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्किन और ब्लड में प्रॉब्लम आता है। और अहंकार के कारण ये मेरा थ्रोट से संबंधित शिकायत होता है। ये सारा बिल्कुल जेन्युइन है
और परमात्मा ने हमें गाइड किया है, ऐसा ही होता है। अब पूरी दुनिया डरी हुई है। डरी हुई क्यों है? चूँकि उस पूरी दुनिया को सत्य ज्ञान नहीं है। उसे लगता है कि वो आदमी है, बॉडी है। हम नहीं डरे हैं बिकॉज़ हमें ज्ञान मिला है इस शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा है, इसीलिए हमारे पास डर कम है, इसीलिए हमारा माइंड और ब्रेन अच्छा रहता है। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, 40 साल पहले क्या हम ब्रेड खाते थे? अच्छा, आप एक्सपेरिमेंट करें। ब्रेड लेकर, आपके आसपास जंगल के भी कुत्ते हैं, जानवर हैं, उस जानवर को ब्रेड खिलाकर देखें, जानवर नहीं खाएगा, क्योंकि उस जानवर को पता है कि ये अच्छा चीज़ नहीं है। हमारा आईक्यू ख़राब है, हम कुछ भी दे दें, सोचते हैं मंगनी के बैल के दांत नहीं देखे जाते हैं, कुछ भी मिल जाए तो ले लो। लेकिन वो जो जानवर है ना, वो सूंघेगा और छोड़ देगा। हम सभी आज से 40 साल पहले दूध लेते थे। ऋषि मुनियों ने भी कहा कि दूध बहुत अच्छा होता है। उस समय का दूध अच्छा था, लेकिन आज का दूध अच्छा नहीं है। तो आप में से जो कोई दूध ले रहे हैं, उसे बिल्कुल छोड़ दें। वो चाहे आपके घर का गाय हो, चाहे वो आपके शहर का गाय हो, लेकिन वो आपके लिए अब नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज़ हम जो उसे खाना खिलाते हैं, जो पुआल दे रहे हैं, धान वाला चारा, उस पुआल में बहुत पेस्टिसाइड है, बहुत केमिकल है। तो वो पुआल खा के सारा दूध में ही आएगा और मेरे बॉडी में आएगी। इसलिए उसे छोड़ दें तो भलाई होगा। अब आप कहेंगे कैल्शियम कैसे आएगा? दूध से तो कैल्शियम मिलता है, तो उसका हम आगे चर्चा करेंगे कि बॉडी में कैल्शियम कैसे आएगा, आयरन कैसे आएगा। ठीक है? तो हम में से बहुत सारे लोग हैं जो आज चीनी भी बहुत लेते हैं, मीठा खाते हैं। हमारा सिस्टम है, हमारे भारत का ये कल्चर है कि खाना खाने के बाद हम मीठा ज़रूर खाते थे, लेकिन आज का जो मिठास है, जो चीनी है, वो बहुत ख़तरनाक है। उस मिठास के कारण शरीर में सारी समस्याएं हो रही है। जिन किसी को घुटने का दर्द है, आप कुछ ना करें, केवल मीठा खाना बंद कर दें, 15 दिन में दर्द आधा हो जाएगा। आप कुछ ना करें, केवल मीठा खाना बंद कर दें। किसी रूप में मीठा नहीं लेना है। जो किचन में बना है उसमें से किसी में मीठा चीज़ नहीं लेना है। फल खा सकते हैं, घुटने का दर्द आधा हो जाएगा। अब मान लीजिए आज मैं क्लास करा रहा हूँ, अब आप विश्वास कैसे करेंगे? तो 15 दिन तो ऐसा करके देख सकते हैं कि भाई घुटने का दर्द था, छोड़ के देखो। अगर 15 दिन के बाद कम हो जाए तो फिर मेरा क्लास याद करना कि भाई ने और ये सब बातें भी बताई थी, उसे भी ट्राई करके देखते हैं। ठीक है? तो इससे धीरे धीरे आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। समाज में पहले लोग पानी पीते थे हैंड पाइप से या कुआं से या कहीं तालाब से या नदी से। आज क्या हो गया? सप्लाई वाटर आ गया। आज पानी घर घर पहुंच गया। और घर के अंदर हमने क्या किया? पानी को साफ़ करने के लिए एक मशीन लगा लिया। कौन सा मशीन है वो? एक्वागार्ड, आरओ सिस्टम लगा लिया। ठीक है? सबके घर में लगभग होता है। अमीर हो तो थोड़ा अमीर वाला, गरीब है तो थोड़ा गरीब वाला, लेकिन है ज़रूर। अब उस आरओ सिस्टम के ऊपर दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल ने रिसर्च किया है कि आरओ के पानी से शरीर में कैंसर बढ़ता है। ये रिसर्च है उनका, लेकिन कोई डॉक्टर आपको मना नहीं करेगा। अब आप भी बैठे, आप कहेंगे मैं क्यों मानूं, मैं तो 10 साल से पी रहा हूँ। तो आप एक प्रैक्टिकल करके देखें। आरओ के वाटर को 10 दिन तक लगातार तुलसी पौधा में डालें, तुलसी पौधा ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको लगेगा कुछ तो गड़बड़ हुआ। तो उस पानी में केवल केमिकल बचा है, पानी का गुण नहीं बचा है। इसलिए आरओ के पानी को कम करना है या छोड़ देना है। बाकी अभी आगे बताएंगे कौन सा पानी लेना है और कैसे पीना है। तो इस समय हमारा जो सुबह से शाम तक का खाना है वो बहुत ख़राब हो गया है। सुबह क्या खाते हैं हम लोग? सबसे पहले चाय लेते हैं, ऑलमोस्ट सभी लेते हैं। कुछ लोग जो थोड़े कॉन्शियस हो गए हैं तो कहते हैं नहीं नहीं, हम नाश्ता के बाद लेते हैं। ठीक है? कुछ लोग थोड़े और कॉन्शियस हो गए हैं तो कहते हैं चीनी नहीं डालते हैं, शुगर फ्री डालते हैं। पता नहीं नया चीज़ क्या आ गया, शुगर फ्री। लेकिन लेते हैं सभी किसी न किसी रूप में। कुछ लोग हैं जो छोड़ दिए हैं।
उसके बाद क्या खाते हैं, तब मम्मी पापा बहुत जल्दीबाजी में हैं। पहले तो केवल पापा जॉब करते थे, आजकल मम्मी भी जॉब करने लगी है, घर में टाइम नहीं है, बच्चों को स्कूल भेजना है, तो ब्रेड का पैकेट मंगाया, उसको इधर उधर कुछ लपेटा और बच्चों को डाल दिया। ब्रेड खाते हैं, बटर खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, नूडल्स खाते हैं। आजकल तो एक 2 मिनट का ऐड भी आता है कि 2 मिनट क्या बनता है, वो बिल्कुल याद है, इनको तो याद भी है, मैगी बनता है, तो 2 मिनट में मैगी तैयार है। बच्चा भी कहता है मम्मी आप टेंशन मत लो, आप सो जाओ, मैं तो 2 मिनट में बना लूँगा मैगी, और 2 मिनट में मैगी बना के खा लेता है। और मम्मी पापा बड़े खुश होते हैं, मेरा बेटा तो बच्चा तो स्मार्ट हो रहा है, समझदार हो रहा है, मैगी बनाना भी सीख गया। लेकिन वास्तविकता क्या है कि बच्चा धीरे धीरे डैमेज होता जा रहा है। तो आप सभी माँ बाप जो भी यहाँ बैठे हैं, जिनके बच्चे खास करके 18 साल से कम हैं, बच्चों के ऊपर थोड़ा केयर करें। बच्चों को कोई भी फास्ट फूड देना की प्रैक्टिस बंद करें। फास्ट फूड में क्या क्या है, समोसा है, नूडल्स है, चाउमीन है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, पास्ता है, पता नहीं क्या क्या है। मैदा का कोई सा भी सामान फास्ट फूड में आएगा, उसे बंद करें। उस फास्ट फूड को FAST फास्ट को PAST पास्ट कर दें। फास्ट फूड जो हम पहले खाते थे वो खाना दिया करें। क्या इस समाज में, उड़ीसा के घरों में लोग पहले रोटी खाते थे? नहीं खाते थे, लेकिन हम तो एडवांस हो गए हैं तो रोटी तो खाएंगे। अब रोटी खाएंगे तो प्रॉब्लम तो बढ़ेगा, चूँकि रोटी बनाने में जो गेहूँ पैदा हो रहा है उसमें इतने केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स डालते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रेन्स हैं जो हमें डिस्टर्ब करेगा। अब गेहूँ पैदा करने में पंजाब नंबर 1 है। पंजाब का नाम सुना है सभी ने? पंजाब नंबर 1 है। अब पंजाब में कैंसर के इतने पेशेंट हैं कि गवर्नमेंट एक ट्रेन रोज़ फ्री चलाती है कैंसर के पेशेंट को अमृतसर से बीकानेर ले जाने के लिए, और उसके साथ एक आदमी फ्री में जाता है। मतलब इतने पेशेंट हैं कि रोज़ एक ट्रेन भर के लोग कैंसर के पेशेंट जाते हैं। आज भी वहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो लोग पूछते हैं कौन सा बीमारी है, हार्ट में छेद है क्या, पैरालिसिस है क्या, ब्रेन है या नहीं है, आँख है या नहीं, और ऐसा ही बच्चा पैदा होता है। तो मतलब इस गेहूं के कारण समाज में बहुत सारी बीमारियां बहुत बढ़ गई। तो आपके लिए एक गाइड है कि जो आपका पुराना अनाज था, जो लोकल में मोटा चावल बनता था, थोड़ा भूरा भूरा रंग का होता था, मोटा या क्या कहते हैं उसना चावल, लेकिन जो आपके एरिया का है, जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, उस चावल को आप खा सकते हैं। बाकी खाना आपके लिए नहीं है, बाकी खाना गेस्ट के लिए है, जिसको बीमार करना है, जो आपके दुश्मन हैं उसको खिलाएं। ब्रेड दें, उसको रसगुल्ला बना के दें, उसको समोसा बना के दें, वो जल्दी जाएगा। लेकिन अगर आप अपने बेटे को दे रहे हैं तो बेटा के साथ आप बहुत विश्वासघात कर रहे हैं। बेटा चाहे कितना भी बोले मम्मी मुझे ये चेयर खाली है, भाई साहब आपको बैठने में दिक्कत है तो इधर आ जाइए, ये चेयर खाली है, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ, जिनको बैठने में तकलीफ़ है प्लीज़ आगे बैठ सकते हैं, चेयर है। तो हमें अपने खाना को चेक करना है, ठीक है। खाना को चेक करने में क्या है कि जो खाना पहले खाते थे आज से 40 साल पहले, क्या आज से 40 साल पहले रिफाइंड तेल खाते थे? कौन सा तेल खाते थे? सरसों तेल खाते थे, कभी कभी घी खाते थे, और कोई तेल नहीं था। क्या? महुआ का फूल, हाँ, फल। अच्छा, उसका भी तेल निकलता था, महुआ का तेल निकलता था, ठीक है। उसी को फिर से स्टार्ट करवाना है। दुकान वाला या मशीन वाला बोलेगा पता नहीं किस ज़माने की बात कर रहे हैं, कहना नहीं वही ज़माना फिर से लाना है, मुझे वही खाना है। तो जिन चीज़ों को आप उस समय यूज़ करते थे उन्हीं चीज़ों को दोबारा यूज़ करना है। आज बहुत सारे लोग कैप्सूल पे और टैबलेट पे डिपेंड हो गए हैं, खास करके जो बहुत सारी माता बहन हैं, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो 9 महीने लगातार डॉक्टर उनको कैल्शियम और आयरन खिलाता है। आयरन का टॉनिक देगा, बड़ा सा बॉटल, लाल कलर का जूस, और कैल्शियम की गोलियां देगा कि आपके बॉडी में ना कैल्शियम और आयरन थोड़ा कम है, इसको आप लेते रहना। 9 महीने में लगभग 5 किलो वो आयरन का जूस पी जाती है और 1 किलो टैबलेट खा जाती है। लेकिन जब डिलीवरी होता है, बच्चा होता है, तो डॉक्टर कहता है जच्चा और बच्चा दोनों कमज़ोर है, खून की कमी है,
भाई वो जो 5 किलो खून पिया वो गया कहाँ? किसी ने पूछा नहीं, किसी ने सोचा नहीं, और सबके साथ यही हो रहा है। मतलब वो जो दवा दे रहा है वो मेरे बॉडी में काम बहुत कम करता है, वो केवल बाईपास होता है और बॉडी को ख़राब करता है। इसलिए जो पहले थे उसी को फिर से मुझे तैयार करना है। ठीक है, कुछ और बातों को देखते हैं। जैसे पहले हम घर में नमक यूज़ करते थे। नमक कौन सा यूज़ करते थे? हाँ भाई साहब, प्रोजेक्टर बन ला रहे हैं क्या? तो दिखाएंगे स्लाइड्स, नहीं तो ऐसे हम एक्सप्लेन कर लेंगे, अगर हो जाए तो ठीक है। ठीक है, पहले हम कौन सा नमक करते थे? कोई टाटा सॉल्ट बोल रहे हैं, कौन बोले? पहले आज से 40 साल पहले कौन हाँ, गोड़ा नमक यूज़ करते थे। ठीक है, कैसा होता था वो नमक? बड़ा रद्दी लगता था देखने में, थोड़ा गीला गीला भी होता था और वो अच्छा नहीं लगता था देखने में। ठीक है, उस नमक से कोई बीमार नहीं होते थे। आज से लगभग 50 साल पहले कुछ बाहरी लोग हमारे देश में आके उन्होंने रिसर्च किया। उन्होंने देखा कि भारतीयों का किडनी और लीवर बहुत स्ट्रांग है, किसी का किडनी नहीं ख़राब होता है, कोई बीमार नहीं होते हैं। क्या किया जाए? बहुत रिसर्च किया, बहुत दिमाग लगाया। उन्होंने कहा कि इनके पास जो नमक है ना, नमक के ऊपर जादू कर दो। क्या जादू करो? तो जो नमक पहले हम यूज़ करते थे उस नमक को उन्होंने अपने पास ले लिया और उसको बैन कर दिया। जो नमक हम समुद्री नमक खाते थे उस नमक को कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को कहीं खेत में खड़ा करके 6 मंथ छोड़ देते हैं, धीरे धीरे धूप की गर्मी से नमक सूख जाता है, मतलब पानी सूख जाता है, नमक बन जाता है। उसको फिर खुरच के बोरी में पैक करके ट्रक पे लाद के पूरे भारत में भेजा जाता है। उस समुद्री नमक में लगभग 80 तरह के खनिज पदार्थ होते हैं। कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटासियम सब होता है। अब 1 ग्राम आप जिंक खरीदेंगे ना तो 1000 रुपया लगेगा कम से कम, लेकिन वो जो समुद्री नमक है उसमें फ्री में था। अब वो खा के हम सारे हेल्दी थे, तो वो क्या किया, इस नमक पे धीरे धीरे जादू किया, उसको फैक्ट्री ले गया। अब फैक्ट्री लेकर क्या किया, उस नमक को बॉईल किया। कितने पे बॉईल होता है? बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? नॉर्मली 100 डिग्री पे पानी बॉईल हो जाता है, उसको 100 डिग्री पे नहीं किया, उसको 1100-1200 डिग्री पे ले गया और 1200 पे बॉईल किया। जब उसको बॉईल किया तो नमक के अंदर जितने मिनरल्स थे सारे वेपर बन के, वाष्प बन के बाहर चले गए और केवल सिंगल नमक बच गया। और वो जो सिंगल नमक है वो बहुत ख़तरनाक हो गया। अब बोला ऐसे हो सकता है लोग नहीं खाएं, तो थोड़ा और जादू करो। तो उन्होंने क्या किया, कुछ साइंटिस्ट को अपने फेवर में लिया, उसे करोड़ों रुपए दिया कि हम जो नमक बना रहे हैं आपको गवर्नमेंट को कहना है कि ये नमक बहुत अच्छा है। उन्होंने उस नमक में आयोडीन मिलाया। कौन सा आयोडीन? नेचुरल नहीं बनाया, फैक्ट्री में आयोडीन बनाया और उसको उसमें मिला दिया। और बड़े बड़े स्टार आयोडाइज सॉल्ट का ऐड करने लगे। 1-2 पेशेंट कहीं पे थायराइड वाले या घेंगा बीमारी वाले मिले, उसको हाईलाइट कर दिया कि थायराइड की कमी से गला मोटा हो जाता है, ब्रेन डल हो जाता है, सुस्ती लगती है। लोगों ने सोचा डॉक्टर और इतने बड़े बड़े कलाकार ऐड दे रहे हैं, ज़रूर सही कह रहे हैं। बस पुराना नमक बाहर और नया नमक अंदर। अब पुराने नमक में क्या खूबी थी, पुराने नमक को यहाँ रख दीजिए तो शाम होते होते वो गल जाएगा, पानी लग जाएगा उसमें। आज के नमक को यहाँ रख दीजिए, 2-3 दिन तक ऐसे ही रहेगा। नाम है फ्री फ्लो, मतलब उस फ्री को फ्लो करने में और कुछ केमिकल डाले जिससे कि उसमें मॉइस्चर ना लगे, उसमें पानी ना लगे, सफ़ेद सफ़ेद लगे, दानादार दिखे, जल्दी ख़राब ना हो, बहुत सारा अलग अलग तरह के केमिकल्स डाल दिए। अब जब वो खाते हैं, सभी लोग टाटा सॉल्ट यूज़ करते हैं, हाँ या ना? सभी करते हैं ना। देखिए कितना गलत हो गया। हमारा शरीर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कुछ सहता है, लेकिन जब बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो जवाब दे देता है। अब ये जो आयोडाइज सॉल्ट है ये अंदर जाकर क्या करता है, किडनी का काम है गंदगी को फिल्टर करना, गंदा चीज़ को बाहर करना और अच्छे चीज़ को फिल्टर करके दोबारा अंदर भेज देना।
तो ये जो नमक हम खाते हैं, इस नमक से किडनी के ऊपर इफ़ेक्ट आता है। क्या आता है, दिन भर में हमें 2.3 ग्राम नमक चाहिए। मतलब जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं, छोटा चम्मच, उससे आधा चम्मच दिन भर में नमक चाहिए। लेकिन हम एक्स्ट्रा लेते हैं। कितना लेते हैं? लगभग 2 चम्मच नमक रोज़ हम खाते हैं, मतलब 5 गुना खाते हैं। अब अगर आप 5 गुना खाएंगे, अगर आप 10 रोटी खाते हैं दिन भर में और 50 रोटी खाने लगेंगे, तो शरीर को फ़र्क होगा या नहीं होगा? फ़र्क होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा शरीर, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बढ़ेगी। लेकिन फिर भी हमारा बॉडी बहुत अच्छा है, उसको संभाल के रखती है। लेकिन जब 1 ग्राम आयोडाइज सॉल्ट भी अंदर गया, तो वो क्या करेगा? अंदर जाके 1 ग्राम सॉल्ट को डाइल्यूट करने के लिए, बॉडी में यूज़ होने के लिए, बॉडी के सेल से